धर्म और सियासत का गहरा मेल है। राजनेता अक्सर धर्म गुरुओं की शरण में देखे जाते हैं। चुनावी सीजन में तो इनकी दखल और भी बढ़ जाती है। एक योग गुरु कैसे इंदिरा गांधी का सबसे करीबी बन जाता है, आइए जानते हैं। जम्मू के पास एक छोटा सा कस्बा है शिकारगढ़। प्रधानमंत्री बनने से पहले इंदिरा गांधी यहाँ छुट्टियां मनाया करती थी। एक रोज की बात है, चट्टान पर बैठी इंदिरा किताब पढ़ रही थी कि तभी घोड़े पे बैठा एक शख्स वहां से गुजरता है। सफेद सूती धोती पहने ये शख्स पूछता है, क्या वो इंदिरा गांधी जी हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। इंदिरा का सहायक उन्हें इसकी इजाजत नहीं देता। इतने में इंदिरा की नजर उस शख्स पर पड़ती है। वो जाकर उससे मुलाकात करती है। शख्स बताता है कि वो योग सिखाने वाला एक टीचर है। ये साल था 1957। 1971 के चुनाव के बाद ये योगा गुरु अपने कुछ पत्रकार दोस्तों को कैबिनेट की लिस्ट थमाता है। कुछ रोज बाद कैबिनेट का आधिकारिक ऐलान होता है और लिस्ट योग गुरु की लिस्ट से 100% मैच होती है। इंदिरा राज में जिसकी तूती गरजती थी, और ऐसी गरजती थी अफसरशाह से लेकर मंत्री तक काम जाते थे। अपनी किताब इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स में वीके अनंत लिखते हैं कि जिस विमान हादसे में संजय गांधी की मृत्यु हुई थी वो पिट्स S2 विमान धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का था। मतलब कि जो ये ब्रह्मचारी की मुलाकात जिनकी इंदिरा गांधी से हुई थी उनका था। ऐसे कई प्लेन, गाड़ियां और महंगे गिफ्ट धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को मिलते रहते थे, जिन पर कोई कस्टम ड्यूटी या टैक्स नहीं चुकाया गया था। दिल्ली का पॉश फ्रेंड्स कॉलोनी में उनका एक आलीशान कोठी था, जहां नेताओं का आना जाना लगा रहता था। उद्योगपति और अभिनेता उनके एक दर्शन के दीदार के लिए तरसते थे। सबको पता था अगर ब्रह्मचारी ने हाँ कह दिया तो इंदिरा के अलावा कोई और ना नहीं कह सकता। इंडिया टुडे की तब की एक रिपोर्ट में पत्रकार दिलीप बाबा लिखते हैं, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की असली ताकत का एहसास दुनिया को 1977 के बाद हुआ, जब इमरजेंसी की जांच के लिए बने जस्टिस शाह कमीशन की रिपोर्ट में उनको लेकर कई खुलासे हुए। हालांकि ताकत का ये खेल काफी पहले ही शुरू हो चुका था। ब्रह्मचारी के उदय की कहानी कुछ इंदिरा के उदय के साथ साथ चलती है। 60 के दशक में ब्रह्मचारी डिफेंस कॉलोनी में एक किराए के घर से अपना योग केंद्र चलाते थे। फिर 1969 में इंदिरा ने ओल्ड गार्ड को किनारे लगाकर कांग्रेस पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। ठीक इसी समय ब्रह्मचारी को अशोक रोड के पास 1.68 एकड़ का प्लाट मिला, जिसे खरीदा गया था सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए की कीमत पर। इसके कुछ ही समय बाद उन्हें 3.3 एकड़ का एक और प्लॉट जो मिला, वो भी बहुत ही कम दाम पर। नई दिल्ली में गोल डाकखाना के पास ब्रह्मचारी ने विश्वायतन नाम का एक योग आश्रम खोला। इस आश्रम से जुड़ा एक किस्सा आप सुनिए। 60 के दशक में पीएमओ में काम कर चुके जनक राज जय बताते हैं कि इस आश्रम की फाइल तत्कालीन शिक्षा मंत्री डॉक्टर KL श्रीमाली को भेजी गई थी। श्रीमाली ने ग्रांट देने से इनकार कर दिया। इस पर उन्हें इंदिरा का कॉल आया। श्रीमाली ने जवाब दिया कि आश्रम ने पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं की है, इसलिए ग्रांट रोक दी गई है। बात प्रधानमंत्री नेहरू तक पहुंची। नेहरू ने गुस्से में जवाब दिया, क्या मैं श्रीमाली को हटा दूं? ब्रह्मचारी ने ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं की है। नेहरू जब तक रहे तब तक ब्रह्मचारी की ताकतों पर लगाम लगा रहा, लेकिन बाद में उनकी ताकत बढ़ती गई। NK सिंह जो वाणिज्य मंत्री DP चट्टोपाध्याय के सचिव हुआ करते थे, ने शाह कमीशन
को बताया था कि ब्रह्मचारी उनके आगे डींगे हाँका करते थे। एक बार उन्होंने एनके से कहा, मैंने टीपीसी को हटवा दिया क्योंकि वो जमीन की फाइल क्लियर करने में आनाकानी कर रहे थे। टीपीसी इंदिरा सरकार में वित्त सचिव हुआ करते थे। ये तो सिर्फ एक नौकरशाह की बात थी। ब्रह्मचारी की असली रसूख का पता उस किस्से से चलता है जब उन्होंने इंद्र कुमार गुजराल को अपने पद से हटवा दिया था। इस किस्से का जिक्र हमें लेखिका मनीषा की किताब प्रोफाइल्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स में मिलता है। बात तब की है जब गुजराल आवास राज्य मंत्री थे। ब्रह्मचारी गोल डाकखाना वाले आश्रम के लिए कुछ और जमीन की मांग कर रहे थे। फाइल गुजराल के पास पहुंची तो उन्होंने और जमीन देने से साफ इनकार कर दिया। ये देखकर ब्रह्मचारी गुजराल के ऑफिस में गए और सबके सामने धमकी देते हुए बोले, या तो आप मुझे जगह दे दो या कल से मंत्री पद से हाथ धो लोगे। कुछ ही रोज में उमा शंकर दीक्षित को कैबिनेट मंत्री बनाकर गुजराल के ऊपर बिठा दिया गया। बात यहाँ भी ना रुकी। उमा शंकर दीक्षित भी फाइल क्लियर करने को राजी नहीं थे। अंत में उन्हें और गुजराल दोनों का एक दूसरे विभाग में ट्रांसफर करवा दिया गया। ब्रह्मचारी को अखबार एक और नाम से बुलाते थे, द फ्लाइंग सन्यासी। उनके विमानों का जखीरा था 4 सीटर सेना विमान जिसे वो खुद उड़ाते थे, एक 19 सीटर डोनियर जो उन्हें विदेश से गिफ्ट में मिला था, एयर अपर्णा नाम की एक एयर टैक्सी सर्विस जिसे वो खास लोगों के किराए पर देते थे, और सबसे खास 5 विमान। 1977 चुनावों के बाद शाह कमीशन ने पाया था कि इस विमान में ने 18 बार रायबरेली तक उड़ान भरी थी, जो इंदिरा गांधी का चुनावी क्षेत्र था। ये सारे विमान दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट से उड़ान भरते थे, जिसे इस्तेमाल करके ब्रह्मचारी को बेरोक टोक आजादी थी। इसके अलावा पालम के पास सिलकोरा में उनका अपना प्राइवेट हैंगर था। जम्मू के पास कटरा और मानतलाई में उनके निजी हेलीपैड और निजी हवाई पट्टियां थीं। यहाँ तक कि उन्हें कश्मीर में निजी हवाई पट्टी बनाने की इजाज़त भी दे दी गई, जो सीमा से नज़दीकी के चलते कई सुरक्षा नियमों का उल्लंघन कर बनाई गई थी। ये सब इंदिरा की शय पर हो रहा था या उनका नाम लेकर किया जा रहा था, कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय था कि इंदिरा के राज में धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की हैसियत कुछ रासपुतैन जैसी हो गई थी। रासपुतैन एक रूसी तांत्रिक का नाम है जो 20वीं सदी की शुरुआत में बहुत ताकतवर हो गया था। रूस के जार निकोल्स उसकी कठपुतली बन गए थे। रासपुतैन की ही तरह ब्रह्मचारी का व्यक्तित्व प्रभावित करने वाला था। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह, जो ब्रह्मचारी से खुद भी योग सीखते थे, एक जगह लिखते हैं, वो मतलब के धीरेन्द्र ब्रह्मचारी दिखने में तेजस्वी थे, एकदम गोरी चमड़ी वाले, और उनकी उपस्थिति कृष्णमयी थी। इंडिया टुडे के आर्टिकल में दिलीप बाव लिखते हैं, उनकी आभा एकदम मसीहा जैसी थी। 6 फीट 1 इंच की हाइट और बिखरे हुए बाल, कोई उन्हें ईसा मसीह समझ सकता था। ब्रह्मचारी का ऐसा असर बाकी लोगों के साथ साथ इंदिरा पर भी हुआ। अपनी दोस्त डोरोथी नॉर्मन को लिखे एक खत में वो लिखती हैं, मैंने योग को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। मुझे एक बहुत ही सुंदर योगी योग सिखाता है। उसकी शक्ल और उसका आकर्षक डीलडोल सबको अपनी तरफ आकर्षित करता है, लेकिन उससे बात करना एक तरह की सजा है। वो बहुत अंधविश्वासी है। इमरजेंसी के दौरान ब्रह्मचारी से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा है, जिसका जिक्र आईबी के तत्कालीन युक्त निर्देशक मल्ल कृष्ण ने ओपन सीक्रेट नाम की किताब में किया। बात 1974 की है। वरिष्ठ नेता यशपाल कपूर ने एक रोज इंदिरा गांधी को बताया कि उनका एक दुश्मन उनके
और संजय गांधी के खिलाफ तंत्र मंत्र कर रहा है। मल्ले कृष्ण लिखते हैं, ब्रह्मचारी उनके पास पहुंचे और तहकीकात का जिम्मा सौंपा। तमाम गुप्तचर दौड़ाए गए, रात भर दिल्ली के शमशानों की खाक छानी गई, लेकिन तंत्र मंत्र का कुछ हाथ नहीं लगा। मामला खत्म था, लेकिन ब्रह्मचारी संतुष्ट न हुए। अंत में आनन फानन में एक वैद्य को पकड़कर लाया गया। उस बेचारे को कुछ दिन जेल में रखकर फिर रिहा कर दिया गया। 1977 में देश को भी इमरजेंसी से रिहाई मिली। तब तक दिल्ली वाला आश्रम ब्रह्मचारी का मुख्य अड्डा था, लेकिन फिर 1977 में इंदिरा सरकार की रुखसती के साथ ही वो जम्मू के पास मनतलाई आश्रम में शिफ्ट हो गए। जस्टिस शाह कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में उन पर कई आरोप लगाए। गैर कानूनी रूप से जमीन के आवंटन और बिना टैक्स चुकाए विदेशी सामान के आयात पर उन पर कई केस खोले गए। ये केस हालांकि 1980 तक ही बरकरार रहे। इंदिरा की वापसी के साथ ही ब्रह्मचारी पर लगे सभी आरोप वापस ले लिए गए। 1980 में प्लेन हादसे में संजय गांधी की मृत्यु हुई। इस हादसे के बाद ब्रह्मचारी ने कहा था, संजय बहुत अच्छे पायलट थे, लेकिन मैंने उन्हें हवा में ज्यादा कलाबाजी दिखाने के लिए मना किया था। संजय की अंत्येष्टि के दौरान दुनिया ने देखा कि बिना किसी सरकारी ओहदे वाला ये सन्यासी सारी आयोजन का जिम्मा संभाल रहा था। संजय की मौत के बाद जब मेनका की इंदिरा के घर से रुखसती हुई, उसमें भी ब्रह्मचारी का अहम रोल था। खुशवंत सिंह अपनी आत्मकथा में बताते हैं कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी मेनका के कमरे में गए और उन्हें बताया कि इंदिरा ने उन्हें घर से चले जाने के लिए कहा है। खुशवंत सिंह के अनुसार इंदिरा चाहती थी कि इस पूरे प्रकरण के दौरान धीरेन्द्र ब्रह्मचारी वहीं मौजूद रहे और उसके गवाह रहे। खुशवंत सिंह ने आगे लिखा है, इस दौरान जब बात बहुत आगे बढ़ गई, इंदिरा जोर जोर से रोने लगी और ब्रह्मचारी खुद उन्हें कमरे से बाहर ले गए। संजय की मौत के कुछ वक्त बाद तब ब्रह्मचारी का प्रभाव बरकरार रहा, लेकिन फिर जैसे जैसे राजीव गांधी की उपस्थिति मौजूद होती गई, ब्रह्मचारी नेपथ्य में जाने लगे। पहली शुरुआत हुई टीवी से। 1982 तक दूरदर्शन पर ब्रह्मचारी का योग कार्यक्रम आता था। ये प्रोग्राम ठीक चित्रहार से पहले आता था, जो दूरदर्शन का सबसे हिट प्रोग्राम था। चित्रहार में हर सेकंड विज्ञापन के 4000 रुपए मिलते थे। दिक्कत ये थी कि कई बार ब्रह्मचारी का प्रोग्राम चित्रहार के स्लॉट पर असर डालता था। ये बात दूरदर्शन के अधिकारियों को खटकती थी। उन्होंने ब्रह्मचारी को ऑप्शन दिया कि या तो वो अपना प्रोग्राम छोड़ दें या उसे किसी और स्लॉट पर शिफ्ट कर लें। ब्रह्मचारी इसके लिए हरगिज तैयार न हुए। नतीजा ये हुआ कि उनका प्रोग्राम टीवी से गायब ही कर दिया गया। अगला पंगा हुआ साल 1983 में। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की जम्मू में शिवा नाम की एक गन फैक्ट्री थी। 1983 में सीएम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस फैक्ट्री पर छापा मारा। छापे के वक्त वो खुद भी वहां मौजूद थे। इस दौरान फैक्ट्री से 500 स्पेनिश बंदूकें मिली, जबकि लाइसेंस सिर्फ स्वदेशी हथियार बनाने के लिए मिला था। हालांकि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी इस मामले में भी बच निकले और उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। किस्मत ने साथ दिया, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं। 1984 में इंदिरा की हत्या के साथ ही ब्रह्मचारी की किस्मत के पासे पलटने लगे। राजीव के सत्ता संभालते ही प्रधानमंत्री का आवास और ऑफिस दोनों दरवाजे उनके लिए बंद हो गए। जिस रोज इंदिरा की मृत्यु हुई, ब्रह्मचारी को उस चबूतरे से भी उतार दिया गया जिस पर इंदिरा का शव रखा हुआ था। ब्रह्मचारी ने मानतलाई लौटने की सोची। सपना था मानतलाई को सिंगापुर बनाने का। 5000 फीट लंबी झील, हजारों कारों वाली पार्किंग, मोनोरेल, स्कूल, कॉलेज, ये सब सपने का हिस्सा थे। जून 1994 में संजय गांधी की मौत के ठीक
14 साल बाद एक रोज धीरेन्द्र ब्रह्मचारी अपने विमान में सवार हुए ताकि अपनी जमीन का ब्यौरा ले सकें। विमान ने गोता खाया और जमीन में क्रैश कर गया। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की मौत हो गई। वक्त ने मंतलाई के उनके आश्रम को खंडर में तब्दील कर दिया। वहीं दिल्ली वाले उनके आश्रम को मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग नाम दे दिया गया। तो ये थी धनेंद्र और इंदिरा जी की पूरी कहानी।